हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एडुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, हम सभी को पता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सभी क्या मैटर की बनी हुई हैं, राइट। तो ये एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट किस कैटेगरी में आते हैं? ये भी तो मैटर का ही एक पार्ट होगा, है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो मैटर को बेसिकली दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक आ जाते हैं प्योर सब्सटेंसेस मैटर, ठीक है, एक आ जाते हैं प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा हो जाता है इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में दो मैटर आते हैं, एक होता है एलिमेंट एंड दूसरा कंपाउंड। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ जाता है मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है ना। फर्दर एलिमेंट के भी तीन कैटेगरीज होती हैं। एलिमेंट को भी तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स के कैटेगराइजेशन को, जिसमें आ जाता है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, कंपाउंड्स को ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग कंपाउंड के ही टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। ओके, तो एसिड्स वैसे सब्सटेंस होते हैं, वैसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सके किसी अदर सब्सटेंस को। ओके, हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की कैपेबिलिटी होती है, वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं। ओके, दे आर जनरली सॉर इन टेस्ट, इनका टेस्ट खट्टा होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में एसिड पाया जाता है, कोई ना कोई एसिड पाया जाता है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एसिड्स खट्टे होते हैं, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया है, जेनरली, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इनका टेस्ट खट्टा होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे एसिड्स का टेस्ट स्वीट होता है या बीटर होता है। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी का टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा सा बीटर टेस्ट होता है ना, तो इसमें भी एक एसिड पाया जाता है जो कि बीटर इन टेस्ट होता है। उसी तरह से सैकेरिन, जो कि एक स्वीटनर होता है, जो केक बेकिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, तो इसका भी टेस्ट स्वीट होता है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि सारे के सारे एसिड्स हमेशा क्षार ही नहीं होते हैं, ये स्वीट भी हो सकते हैं और बीटर भी हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी आती है कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसे हम चेक कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास दो सब्सटेंस दिया हुआ है, एक में वाटर है और एक में नींबू का पानी डाला हुआ है ना। तो अब हमें इसे चेक करना पड़ेगा, चेक करना है कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। तो इसका पता करने के लिए हमारे पास एक पेपर होता है जिसे हम कहते हैं लिटमस पेपर, उससे हम पता करते हैं जब, तो एसिडिक सब्सटेंस जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड अगर रेड लिटमस पेपर है तो उसका कलर नहीं चेंज होता है, देयर इज नो चेंज इन रेड लिटमस पेपर। ओके, लिटमस पेपर क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पीएच वैल्यूज़ के बारे में भी हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि एसिड का पीएच वैल्यू 0 से लेकर के 6.9 के बीच में होता है। ठीक है, पीएच एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक की स्केलिंग की हुई होती है। इसमें 7 पे न्यूट्रल होता है, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर का पीएच 7 होता है, और 7 से जब हम बाईं तरफ बढ़ते हैं तो इसका पीएच ये एसिडिक सब्सटेंस होते जाते हैं, और 7 से आगे की तरफ दाहिनी तरफ जब हम बढ़ते हैं तो उधर हमें बेसिक सब्सटेंस मिलते हैं। ओके, सो एसिडिक सब्सटेंस का जो पीएच रेंज होता है वो 0 से 6.9 के बीच में होता है। ओके, जितना ही कम पीएच वैल्यू होगा उतना ही हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, उतना ही मोर एसिडिक होगा। यानी क्या, इसका क्या मतलब है कि अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 6.9 है और दूसरे किसी सब्सटेंस का पीएच 1.2 है तो ये मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू 6.9 वाले सब्सटेंस के। ओके, तो जितना ही कम पीएच वैल्यू उतना ही मोर एसिडिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये एसिड्स की प्रॉपर्टीज हो गई। अब
बेसिस क्या होते हैं? तो बेसिस की एक प्रॉपर्टी होती है, वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके पास उस एसिड ने जो हाइड्रोजन आयन डोनेट किया था उसे रिसीव करने की, उसे एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है, वैसे सब्सटेंस को हम बेस कहते हैं। अब ये हाइड्रोजन आयन डोनेट कैसे होता है, एक्सेप्ट कैसे होता है, ये हम लोग अभी इस चैप्टर में के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस आपको डिफिनेशन के तौर पे आपको याद रखना है कि इनकी प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने की, एंड जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जैसे कि NaOH, तो इनके पास हाइड्रोक्साइड आयन है, तो जिसके पास भी OH होता है हम समझते हैं कि वो बेसिक सब्सटेंस है। अगर किसी में COOH लगा हुआ है या हाइड्रोजन लगा हुआ है मैक्सिमम इन द केसेस, तो हम समझते हैं कि वो एसिड है, और जिसमें हाइड्रोक्साइड लगा हुआ होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है। बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, तो जिनका टेस्ट बीटर होता है तो उन्हें हम कहते हैं कि वो बेसिस है। एंड दे आर स्लिपरी टू टच। आपने सोप को टच किया होगा, तो सोप को जब हम हाथ से टच करते हैं तो वो स्लिप कर जाता है ना, स्लिपी होता है। तो जितने भी बेसिस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो स्लिपरी होते हैं, स्लिपरी टेक्सचर होता है बेसिस का। ओके। अच्छा, कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। तो जो सॉल्युबल बेस होता है उसी का नाम है एल्काली। ठीक है। एल्काली आपने सुना होगा कि इट इज एल्कालिन इन टेस्ट, है ना, एल्कालिन नेचर, एल्कालिन इन नेचर। तो एल्काली किसे कहा जाता है? सॉल्युबल बेस को, जो कि वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, वैसे बेसिस को हम एल्काली कहते हैं। एंड नॉर्मल बेस को हम क्या कहेंगे? बेस। ठीक है। बेस का pH वैल्यू होता है 7.1 से लेकर के 14 तक। इसमें भी वही बात ध्यान में रखनी है कि 7.1 से हम जितना ही 14 की तरफ बढ़ेंगे उतना ही वो सब्सटेंस बेसिक कहलाएगा या एल्कलिन कहलाएगा। ठीक है। अब हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात कि एसिड्स गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड बेसिस गिव्स hydroxide ion in aqueous solution. They are generally sour in taste and bases are bitter in taste. Acids blue litmus को red में convert कर देता है and bases red litmus को blue में convert कर देता है। एसिडिक नेचर आपने सुना होगा कि हमें एसिड को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब क्या? ये हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। हमारी स्किन पे पड़ते ही हमारी स्किन को ये जला सकता है, इतना कोरोसिव होता है नेचर में। ठीक है। इसीलिए इसे बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है। हमारी स्किन वगैरह को लैब में लैब कोट पहन करके हम एसिड कोई भी एसिड बेसिस से अगर हम लैब कर रहे हैं तो हमें लैब कोट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। बेसिस आर स्लिपरी टू टच। एसिड्स जो होते हैं वो सॉल्युबल इन नेचर होते हैं, है ना, लेकिन बेसिस में कुछ सॉल्युबल भी होते हैं और कुछ इनसॉल्युबल भी होते हैं। ओके। और बाकी डिफरेंसेस भी हम अभी आगे देखेंगे जब हम सारी प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, तो और भी सारे एग्जांपल्स आपको इसमें, सारे पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, देन वी विल डिस्कस दियर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके। अब हमने कहा कि टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि जो भी सब्सटेंस सॉर होते हैं वो एसिडिक होंगे और जो बीटर होते हैं वो बेसिस होंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि बीटर कॉफ़ी जो होता है वो बीटर इन टेस्ट होता है, लेकिन ये एसिडिक होता है नेचर में, है ना। तो फिर हम कैसे पहचान करेंगे कि ये बेस है या एसिड है? क्योंकि इसका टेस्ट तो बीटर है, और हमने अभी अभी पढ़ा कि बेसिस जो होते हैं वो बीटर इन टेस्ट होते हैं। एसिड्स कोरोसिव इन नेचर होते हैं, उन्हें हम टच नहीं कर सकते। तो जब हम टच नहीं कर सकते, जब हम इनका टेस्ट नहीं पता कर सकते, तो फिर हम इसे कैसे पता करेंगे? तो एक सब्सटेंस आता है जिसे हम कहते हैं इंडिकेटर, जो हमें यह इंडिकेट करता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। किस तरह से? बाय चेंजिंग इन दियर कलर और ओडर। उनके स्मेल में और उनके कलर चेंजिंग करके हमें यह पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, या हम सिंपली इंडिकेटर्स भी कहते हैं। ठीक है। ये 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, एंड तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि कलर चेंज करके हमें इंडिकेट करते हैं एसिड और बेसिक सब्सटेंस को, एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होते हैं वो हमें ओडर में टेस्ट ला करके, ओडर में चेंजिंग ला करके, स्मेल में चेंजिंग ला करके हमें ये डिटेक्ट करते हैं कि ये एसिडिक है या
बेसिक है। ओके, नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है, जैसे कि लिटमस पेपर, रेड कैबेज लीव्स, बीट रूट, टर्मेरिक, चाइना रोज, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरेनियम फ्लावर, ये सब नेचुरल इंडिकेटर हो गए जो कि हमें नेचर से प्राप्त हो रहे हैं। ओके, और जो इंसानों ने लेबोरेटरी में बनाया हुआ है उसे कहा जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थैलिन। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि अपने स्मेल में चेंज करके हमें ये डिटेक्ट करते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। फॉर एग्जांपल ऑनियन को हम बेस में डालते हैं जब, तो इसका कलर, इसका स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि सब्सटेंस बेसिक है ना। देखो, अगर किसी कपड़े से ऑनियन की बदबू आ रही है, ऑनियन की स्मेल आ रही है, और जब आप उसे डिटर्जेंट से धो देते हो तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है ना। क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, तो जब भी बेसिक सब्सटेंस पड़ता है तो ये उसकी स्मेल को डिसअपियर कर देता है, तो हम इससे डिटेक्ट कर लेते हैं कि सब्सटेंस बेसिक है। ठीक है, इसी तरह से वनीला एंड क्लोव, ये सारे क्या हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जो कि स्मेल में चेंज ला करके हमें डिटेक्ट करते हैं सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ओके, आइए लिटमस पेपर के बारे में थोड़ा जानते हैं। लिटमस पेपर जो कि एक प्लांट है, लाइकेन, है ना। आपने देखा होगा कि बरसात के बाद जो हरे हरे कुछ सरफेस पे बहुत सारे हरे हरे से एकदम एक लेयर बनी हुई होती है ना, वही होता है लाइकेन। उसी लाइकेन से, जो कि एक थैलोफाइटा कैटेगरी से आता है, थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर में आता है लाइकेन प्लांट, उसी लाइकेन प्लांट से ये लिटमस एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि नेचुरली पर्पल कलर का होता है। और जब हम इसे न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब क्या, कि जो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। जैसा कि मैंने बताया कि पीएच स्केल में जो वैल्यू होती है 0, 7 से लेकर के 14 तक होती है, तो 14 पे जो सब्सटेंस होता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल, और 7 पे जो सब्सटेंस होता है वो होता है न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, न्यूट्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। और 7 से जब हम बाईं तरफ बढ़ते हैं तो एसिडिक सब्सटेंस मिलते हैं, 7 से दाईं तरफ बढ़ेंगे तो बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, तो जब हम इसे लिटमस पेपर को जब हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर पर्पल होता है, जब हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है, एंड जब बेसिक सब्सटेंस में डाला जाता है तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो इस तरह से हम, अगर हमें कोई भी टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है, कोई 3 टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है, और उसमें हमें एक रेड लिटमस पेपर दे दिया जाता है, और हमें बताना है कि किस में एसिडिक सब्सटेंस है, किस में बेसिक सब्सटेंस है, किस में न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो हम किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे? सारे टेस्ट ट्यूब में बारी बारी से हम इस लिटमस पेपर को डाल करके चेक करेंगे। जिसमें हमारा कलर रेड का रेड ही रह जाएगा उसे हम कहेंगे कि वो एसिडिक है ना। और जिसमें हमारा कलर रेड से ब्लू कन्वर्ट हो जाता है तो हम कहेंगे कि सब्सटेंस बेसिक है, एंड अगर पर्पल हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये सब्सटेंस न्यूट्रल है। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी लिटमस पेपर से, चाहे वो रेड कलर का हो, चाहे वो ब्लू कलर का हो, चाहे वो नेचुरल कलर पर्पल कलर का हो, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अब आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हम किस तरह से इन सारे इंडिकेटर से किस तरह से डिटरमाइन करेंगे कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। लिटमस का तो हमने देख लिया कि जब हम इसे न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर पर्पल हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है। ओके, सेकंड इंडिकेटर है टर्मेरिक। टर्मेरिक को आपने देखा होगा कि जब आप इसे पानी में डाल देते हो, किसी कपड़े में अगर हल्दी लग जाती है तो उसे आप पानी में भिगोते हो तो वो येलो कलर का रहता है। तो पानी क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में टर्मेरिक का कलर येलो ही रहता है। एसिडिक सॉल्यूशन में भी इसका कलर येलो रहता है, बट जैसे ही आपने उस कपड़े पे डिटर्जेंट अप्लाई किया, सोप अप्लाई किया, तो उसका कलर रेड हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है जैसे ही आप उस पर सोप लगाते हैं, और फिर जब आप उस सोप को धो दोगे तो फिर से वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पानी न्यूट्रल होता है ना। तो इस तरह से आप एक एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल से, डेली लाइफ एग्जाम्पल से आप इसका कलर याद रख सकते हो कि टर्मेरिक न्यूट्रल सॉल्यूशन में येलो कलर देता है, एसिडिक सॉल्यूशन में भी येलो कलर देता है, बट बेसिक सॉल्यूशन में रेडिश ब्राउन कलर देता है। ओके, इसी तरह से अनदर नेचुरल इंडिकेटर आता है हाइड्रेंजिया फ्लावर। ये ब्लू कलर देता है नेचुरल सॉल्यूशन में, न्यूट्रल सॉल्यूशन में ब्लू कलर, एसिडिक सॉल्यूशन में भी ब्लू, बेसिक सॉल्यूशन में पिंक। तो ये इन दोनों का जब सेम कलर है ना, तो बस आपको ये कलर याद रखना है कि बेसिक सॉल्यूशन में पिंक देता है।
ठीक है, लिटमस पेपर रेड हो या ब्लू हो, हमेशा आपको यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रेड कैबेज लीव्स। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में पिंक देता है, एसिडिक सॉल्यूशन में पर्पल देगा या पिंक देगा। ये डिपेंड करता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है। जितना ही ज़्यादा एसिडिटी बढ़ेगी, कलर उसका पिंक से पर्पल होगा, और कम एसिडिक सब्सटेंस में इसका कलर पिंक होता है। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में डालने पर ग्रीन कलर होगा, और ज़्यादा एसिडिक है तो येलो कलर हो जाता है रेड कैबेज लीफ का। तो ये सारे जो हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, इसका कलर हम कैसे याद रखेंगे? तो रेड लिटमस का आपको याद रखना है कि BRB है ना, किसी एक भी सॉल्यूशन को एसिडिक याद रख लो या बेसिक याद रख लो, किसी एक को याद रख लीजिए तो फिर अपने आप दूसरा वाला आपको याद रहेगा। BRB ब्लू, B से बेस, ओके, बेस टर्न्स रेड इनटू ब्लू। तो इस तरह से आप BRB से याद रख सकते हो कि बेस टर्न्स रेड इनटू ब्लू, BRB। बार बार एक वर्ड याद रख लीजिए, बार बार से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ब्लू बेस टर्न्स रेड इनटू ब्लू। तो एक याद रहेगा आपको बेसिक ब्लू, है ना, बेसिक ब्लू, तो इससे आप इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, एसिडिक रेड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थेलिन। तो मिथाइल ऑरेंज, जाहिर सी बात है ऑरेंज है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज ही देगा, है ना। एसिडिक सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो ऑरेंज से डार्क कलर क्या किसका होता है? रेड कलर हो जाता है ना। तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर देता है, बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर देता है। फेनोफ्थेलिन कलरलेस होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी कलरलेस रहता है, एसिडिक सॉल्यूशन में भी कलरलेस रहता है, बट बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर पिंक हो जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी नेचुरल इंडिकेटर से या सिंथेटिक इंडिकेटर से ये पता कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका कलर मिथाइल ऑरेंज डालने पर रेड हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका कलर हाइड्रेंजिया फ्लावर डालने पर ब्लू हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस एसिडिक है। इसी तरह से आप किसी भी सॉल्यूशन को किसी भी नेचुरल इंडिकेटर से, किसी भी गिवन नेचुरल इंडिकेटर से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ओके, अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जैसा कि ये वर्ड ऑल्फैक्टरी वर्ड, इसका मतलब होता है स्मेल, रिलेटेड टू स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं जिससे हम किसी भी चीज़ों को सूंघ पाते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व पाई जाती है जिससे हम किसी भी स्मेल को स्मेल कर पाते हैं, अपने नोज से हम सेंस कर पाते हैं कि कोई भी चीज़ कैसी स्मेल दे रही है। ठीक है, तो यही ऑल्फैक्टरी नर्व से ये वर्ड आया है ऑल्फैक्टरी, जिसे हम स्मेल के बेसिस पे पता कर सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, कि इनमें से किसी भी इंडिकेटर को, अनियन क्लॉथ स्ट्रिप्स है या वनीला एसेंस है या क्लोव ऑयल है, किसी को भी अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो इसका स्मेल रहता है, अगर बेसिक सब्सटेंस है, बेसिक सॉल्यूशन है तो उसका स्मेल उड़ जाता है। वैनिश मतलब उड़ जाना। ठीक है, और रिमेन्स या रिटेन्स मतलब रहना। तो जब स्मेल रहती है मतलब कि सॉल्यूशन एसिडिक है, और जब स्मेल खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, तो हम समझेंगे कि सॉल्यूशन बेसिक है। बस इसमें इतना ही याद रखना है। ओके, इसके अलावा भी एक इंडिकेटर आता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो एक्चुअली में ये होता है pH इंडिकेटर, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें अभी आपको H+ आयन एंड OH- आयन का कंसेप्ट समझना है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। ओके, इससे पहले हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एसिड्स एंड बेसिस की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले आइए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसे डिस्कस कर लेते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब दिया जाता है। ये 3 टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है। अब इसमें एक में आपको डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरा में एसिडिक सब्सटेंस है, एसिडिक सॉल्यूशन है, और तीसरा में बेसिक सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेनर्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर है,
तो आप इस रेड लिटमस पेपर से किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे कि किसमें किस टाइप का सॉल्यूशन है। आपको पता नहीं है कि किसमें डिस्टिल्ड वाटर है, किसमें एसिडिक है, किसमें बेसिक है। अब आपको डिटेक्ट करना है कि किसमें एसिडिक सॉल्यूशन है, तो आप कैसे पता करोगे? तो आप इस रेड लिटमस पेपर को बारी बारी से हर एक सॉल्यूशन में, हर एक टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे, है ना। और जिसमें इसका कलर रेड हो जाता है तो हम समझेंगे कि ये सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है। जिसमें इस लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाता है तो हम समझेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, राइट। और जिसमें इसका कलर पर्पल हो जाता है तो हम समझेंगे कि ये सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल है, डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। अब आइए हम लोग एक एक्टिविटी कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। आपको ये सारे सॉल्यूशन कलेक्ट करने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, ये जिसमें एसिड लगा हुआ है जाहिर सी बात है वो एसिडिक है ना, एसिड है। और जिसमें OH लगा हुआ है तो वो होता है बेसिक, बेस, ठीक है। तो जिसमें भी OH है समझ लो कि वो बेसिक है, बेसिक सब्सटेंस है, ठीक है। नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास। अब इसमें से बारी बारी से पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक ड्रॉप आपको वॉच ग्लास में डालना है, उसके बाद 1 by 1 एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर्स शोन इन टेबल 2.1। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इन इंडिकेटर्स से आपको डिटेक्ट करना है कि क्या चेंजिंग आती है, कलर में क्या चेंजिंग आता है, और उसे इस टेबल में टैबुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे HCl लिख देना है, सैंपल सॉल्यूशन HCl। इसमें हमने डाला रेड लिटमस पेपर, तो रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या कलर हो जाएगा, तो जितने भी इसमें एसिडिक सब्सटेंस दिए हुए हैं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, इन चारों सॉल्यूशन का कलर रेड लिटमस पेपर डालने पर, रेड लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन डालने पे कलर कैसा हो जाएगा, रेड का रेड ही रहेगा, यानी कि कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं होगी, राइट। तो रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ब्लू लिटमस पेपर डालने पर क्या होगा, तो ब्लू लिटमस पेपर डालने पे वो रेड हो जाएगा बिकॉज एसिड है ना। फिनोफ्थैलिन डालेंगे तो फिनोफ्थैलिन का सॉल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस होता है। एसिड में डालने पे वो कलरलेस होता है, तो इससे हमें कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। और जब मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो कैसा कलर मिलता है, रेड कलर मिलेगा, है ना। तो फर्स्ट 4 जो एसिड दिए हुए हैं उसमें आपका ये रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद जो बेसिक सब्सटेंस दिया हुआ है, बेसिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन पांचों में डालने पर क्या रिजल्ट आने वाला है, रेड लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा, है ना। फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन डालने पे क्या हो जाता है, किस कलर में चेंज हो जाता है, फिनोफ्थैलिन पिंक हो जाता है, राइट। तो ये पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज जब हम डालेंगे किसी भी बेसिक सब्सटेंस में, बेस में, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है ना। इस तरह से आपको इस टेबल को फिलअप करना है, यहाँ पे मैंने दे दिया है। तो इस तरह से आपका ये ऑब्जर्वेशन होगा। जब हमने HCl में डाला रेड लिटमस तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ये चारों एसिड में डाला तो कोई नो चेंज। ब्लू लिटमस डाला तो रेड हो जाएगा। फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन डालने पे कलरलेस हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज डालने पे कलर रेड हो जाएगा, है ना। एसिड सब्सटेंस में रेड हो जाएगा और बेसिक सब्सटेंस में येलो हो जाएगा। टर्मेरिक, यहाँ पे मैंने एक और ऐड कर दिया है टर्मेरिक सॉल्यूशन का, ये भी आपको ताकि साथ साथ याद हो जाए। टर्मेरिक सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर येलो कलर देता है, टर्मेरिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है, ठीक है। इसी तरह से रेड लिटमस सॉल्यूशन को किसी बेसिक सब्सटेंस में जब डालेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा, है ना। ब्लू लिटमस को डालने पर ब्लू ब्लू ही रहेगा, यानी कि नो चेंज। और फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज येलो में हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जर्वेशन। अब आइए सेकंड एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 2.2, टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन। अब ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से रिलेटेड यहाँ पे एक्टिविटी आपको दी गई है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि फिनोफ्थैलिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या कलर होता है ना। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे किस तरह से आपको ऑनियन से चॉप्ड स्ट्रिप, क्लॉथ स्ट्रिप्स किस तरह से बनाना है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, उसमें से 2 क्लॉथ स्ट्रिप लेना है और उसके ऑर्डर को पहले चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस, इस दोनों क्लॉथ स्ट्रिप को एक सरफेस पे डाल देना है। उसके बाद कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस, पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन वन स्ट्रिप एंड अदर पे आपको NaOH डालना है। एक स्ट्रिप पे आपको HCl डालना है और दूसरे में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है,
अब आपको तो पता है कि ये बेसिक है और ये एसिडिक है, ठीक है। तो बेसिक सब्सटेंस पर जब हमने बेसिक सॉल्यूशन जब हमने इस क्लोर्ड स्ट्रिप पे डाला तो इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, इसका स्मेल क्या हो जाना चाहिए, स्मेल इसका डिसअपियर हो जाएगा, है ना। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जिसमें हमने HCl डाला था उसमें हमें स्मेल मिलेगी और जिसमें हमने NaOH डाला था उसमें नो स्मेल, उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, है ना। फिर आप क्या करना है, आप डाइल्यूट वनीला एसेंस लेना है एंड क्लोव ऑयल लेना है और बारी बारी से इसी एक्टिविटी को दोहराना है। फिर आपको ऑर्डर चेक करना है कि किस में ऑर्डर रहता है किस में नहीं रहता है। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि जब हमने डाइल्यूट HCl डाला था तो ऑनियन ऑर्डर क्लॉथ स्ट्रिप पे स्मेल रहती है, वनीला एसेंस में भी स्मेल रहती है, क्लोव ऑयल में भी स्मेल रहती है। लेकिन जब हमने बेसिक सब्सटेंस डाला, डाइल्यूट NaOH डाला तो स्मेल उड़ जाती है, वनीला एसेंस की भी स्मेल उड़ जाती है, क्लोव ऑयल की भी स्मेल उड़ जाती है। तो ये आपका सेकेंड एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एसिड्स के। तो एसिड्स को बेसिकली 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। वैसे तो और भी बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के, लेकिन आपको मेनली 3 बेसिस जानना चाहिए। पहला हो जाता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ ऑरिजिन, के ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। अगर ये नेचर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं यानी कि प्लांट्स और एनिमल से, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अगर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से या मिनरल से, जो अर्थ पे पाए जाने वाले मिनरल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं मिनरल एसिड, ठीक है, यानी कि मैन मेड एसिड। और ये हो गया नेचुरल एसिड। दूसरा बेसिस होता है कंसंट्रेशन के बेसिस पे, तो इसे 2 टाइप में कैटेगराइज किया जाता है, डाइल्यूट एसिड्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। इन दोनों के बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से जानेंगे, जब हम pH स्केल को समझेंगे, pH इंडिकेटर को समझेंगे, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल आइए इन सभी का हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पहला कैटेगरी आ जाता है एसिड्स बेस्ड ऑन देयर सोर्स ऑफ ऑरिजिन, दे आर ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल से जैसे कि प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि इसी ऑर्गेनिक एसिड को नेचुरल एसिड भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आ जाता है आपको विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उन सभी में साइट्रिक एसिड एज वेल एज एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ओलिव ऑयल होता है ना, जैतून का तेल, उसमें ओलिक एसिड पाया जाता है। यूरिया जो होता है, हम लोग जो यूरिनेशन करते हैं तो उस यूरिया में क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है। हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं, उससे HCl रिलीज होता है जिससे हमारा डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब कोई चींटी काट लेती है तो बहुत उसमें चुभन सी होती है ना, फिर वहाँ पे पेन भी होना शुरू हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आंट के स्टिंग में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। इसी का अनदर नेम है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। सेकंड, नेटल स्टिंग। नेटल एक हर्बेशियस प्लांट होता है जिसकी जो पत्ती होती है ना, जो लीफ होती है ना, तो इस पे छोटे छोटे कांटा टाइप का निकला हुआ होता है जिससे कि मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड सिक्रीट हो रही होती है। तो इसे भी जब आप टच करोगे ना तो हाथ में चुभ जाता है और वहाँ पे चुभन सी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उससे मेथेनोइक एसिड का सिक्रीशन होता है। तो ये 2 चीज़ याद रखनी है। उसके बाद टैमेरिंड, इमली जो होता है, ग्रेप्स होते हैं, इन दोनों में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टमाटो जो आप यूज़ करते हैं, टमाटो जो हम लोग खाते हैं, तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एप्पल्स में मैलिक एसिड एंड बटर में ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। सेकंड कैटेगरी आती है मिनरल एसिड की, जिसे हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। ये मिनरल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मिनरल से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि H2SO4। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने का, इन दोनों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिसमें कार्बन होगा वो समझ लो ऑर्गेनिक एसिड है। जिसमें 3 चीज़ हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, या इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ हो या कोई एक चीज़ हो, तो आप समझ लो कि वो ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। हाइड्रोजन तो दोनों ही में है, मिनरल में भी रहता है और ऑर्गेनिक में भी रहता है, लेकिन कार्बन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों में से अगर कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है तो वो ऑर्गेनिक एसिड होगा, और जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। बस सिंपल सा आपको याद रखना है, जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें कार्बन नहीं है वो मिनरल एसिड। फॉर एग्जांपल H2SO4, इसमें कार्बन नहीं है। HCl, इसमें
कार्बन नहीं है, क्लोरिक एसिड है ना, क्लोरीन है। HNO3 इसमें भी कार्बन नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं मिनरल एसिड के। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक या मिनरल। ठीक है, अब सेकंड बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसेंट्रेशन देयर ऑफ टू टाइप्स कंसेंट्रेटेड एसिड, जिसमें अब देखिए एसिड का कंसेंट्रेशन, एसिड को क्या होता है ना, एसिड को हम इसी तरह से डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, एसिड को पहले डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट करने का क्या मतलब होता है, मतलब कि मिक्सिंग, डाइल्यूशन मतलब मिक्सिंग विद वाटर, वाटर के साथ हम मिक्स करके ही एसिड या बेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि एसिड बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अगर हमने उसे डायरेक्ट यूज़ कर लिया तो वो हमें हमारा जला सकते हैं, हमारी स्किन को, है ना। तो इसीलिए एसिड्स को का कंसेंट्रेशन हाई करके या उसे लो करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं जब जिस सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा है ना, वाटर ज़्यादा है यानी कि 50% से ज़्यादा है, मान लेते हैं कि 60% वाटर है और 40% एसिड है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डाइल्यूटेड एसिड्स, क्योंकि इसमें वाटर ज़्यादा है। अब आप सोचिए, अगर कोई पदार्थ है ना, जैसे कि आपने एक गिलास पानी में आपने सत्तू घोला, सत्तू का अमाउंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट है, सत्तू क्या सॉल्यूट है, हम उसमें पानी में डाल रहे हैं यानी कि सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, तो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन जब सत्तू इसमें ज़्यादा रहता है तो वो ठीक होगा। लेकिन जब हम उसमें पानी डालते जा रहे हैं उसको पतला करने के लिए, हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं ना उसमें, तो पानी का अमाउंट जब हम ज़्यादा कर देते हैं तो वो पतला हो जाता है, तो उसी पतला होने को कहा जाता है डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब पतला, कंसेंट्रेटेड मतलब ठीक, समझिए। ठीक है, तो जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है यानी जिसमें एसिड ज़्यादा है, पानी कम है, तो उसको कहते हैं कंसेंट्रेटेड एसिड, और जिसमें पानी ज़्यादा है, एसिड कम है, तो उसे हम कहेंगे डाइल्यूटेड एसिड। सिंपल। ठीक है, जितना ही ज़्यादा अगर डाइल्यूशन को बढ़ाना है तो हम उसमें पानी ऐड करते हैं, अगर कंसेंट्रेशन बढ़ाना है तो पानी को कम करेंगे। ठीक है, तो कंसेंट्रेटेड एसिड में अगर हम पानी डाल रहे हैं तो वो डाइल्यूटेड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइल्यूटेड एसिड में अगर हम एसिड डाल रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कंसेंट्रेटेड एसिड में। ठीक है, कंसेंट्रेटेड एसिड को हम इस तरह से एब्रिविएट करते हैं, कोई भी कंसेंट्रेटेड है तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 इस तरह से। ठीक है, डाइल्यूटेड को हम DIL लिखते हैं, DILHCl यानी डाइल्यूट HCl। ओके, अब आइए थर्ड कैटेगरी देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि आपको पता होगा कि जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं और दूसरा निगेटिव चार्ज आयन होता है। ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तभी एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनता है। तो एसिड्स में भी प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आयन प्रेजेंट होते हैं, तो जब ये पानी में डिसॉल्व होता है तो ये अपना H+ आयन डोनेट करता है। ठीक है, पानी में चल करके, पानी में जब ये डिसॉल्व होता है तो ये नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन दोनों ब्रेक अपार्ट हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है आयोनाइज होना। ठीक है, तो वैसे एसिड जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड जो पार्शियली आयनाइज होते हैं, जो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, उसे कहा जाता है वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। ठीक है, वीक एसिड्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपका एसिडिक एसिड, जो कि आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट भी रख दिए हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स आ जाते हैं। वीक एसिड्स के एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक है ना, जिसमें IC है वो स्ट्रॉन्ग, और सल्फ्यूरस हो गया तो वो वीक हो जाएगा, ये भी एक ट्रिक है। ओके, फॉस्फोरिक एसिड वीक में आता है। नाइट्रस, यहाँ पे देखिए नाइट्रिक है, यहाँ पे नाइट्रस है, तो ये वीक हो गया, है ना। बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जितना भी COH वाला कंपाउंड होता है वो सारे वीक कैटेगरी में आते हैं, वीक एसिड्स कहलाते हैं। ओके, अब आइए हम इसकी इसी तरह की क्लासिफिकेशन बेसिस के भी होते हैं वो देख लेते हैं। बेसिस को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। जैसे हमने एसिड का देखा वैसे ही बेसिस को भी टाइप में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक बेस जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, इनऑर्गेनिक बेसिस जो कि ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। कंसंट्रेशन के बेसिस पे डाइल्यूट बेस यानी जिसमें पानी ज़्यादा है,
कंसेंट्रेटेड बेस जिसमें बेस ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेस जो कि कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में, एंड वीक बेस जो कि पार्शियली डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी है, आप यहाँ से गो थ्रू हो सकते हैं, है ना। ऑर्गेनिक बेसेस जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, तो उसे हम ऑर्गेनिक बेस कहेंगे। और जो इनऑर्गेनिक बेस जो कि मेटल या मेटल आयन से मिलकर के बना हुआ है, तो उसे हम कहेंगे इनऑर्गेनिक बेस। ठीक है, कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट का तो आपने कंसेप्ट समझ लिया, है ना। डाइल्यूशन किसे हम कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। डाइल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, कंसेंट्रेशन उतना ही डिक्रीज होगा। ठीक है, डाइल्यूटेड बेस जिसमें पानी का अमाउंट मैक्सिमम है, कंसेंट्रेटेड बेस जिसमें बेस का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो वैसे बेस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं उन्हें हम अल्कली कहते हैं, एंड इसके नेचर को क्या कहेंगे? एल्कलीन। ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस के नेचर को क्या कहेंगे? कि ये एसिडिक है। बेसिस जो बेसिक नेचर का होता है उसे हम कहते हैं बेसिक नेचर या एल्कलीन नेचर। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस वैसे ही मैंने बता दिया कि जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए या डिसॉल्व हो जाए उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस जो कि पार्शियली आयनाइज होते हैं जैसे कि अमोनिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे वीक बेसिस होते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो आइए एक एक्टिविटी से इसे समझते हैं। इस पर क्या करना है आपको? टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, है ना। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है। उसके बाद उसमें कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करने हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स? तो जैसे ही हम H2SO4 में जिंक डालते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे कुछ बबल्स बनना शुरू हो जाता है। ये बबल्स क्यों बन रहे हैं? ये आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि जिंक के साथ जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये बबल्स क्या है? हाइड्रोजन गैस है। अब इस हाइड्रोजन गैस को क्या करना है? पास कराना है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन गैस को कुछ इस तरह की एक्टिविटी करनी है, कुछ इस तरह का सेटअप करना है। ये है टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने लिया जिंक ग्रेन्यूल्स, उसके बाद उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो हमें कुछ हाइड्रोजन गैस के बबल्स देखने को मिलते हैं। अब इस गैस को एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू सोप सॉल्यूशन में डिलीवर करना है एंड देन ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से बबल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। अब ये बबल्स किस चीज़ के हैं, कौन सी गैस निकल रही है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉप साउंड टेस्ट। इस पॉप साउंड टेस्ट को हम किस तरह से करते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो बबल्स बन रहा है, यहाँ पे है एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर के आते हैं। जैसे ही ये मोमबत्ती हमने इस बबल्स के पास लाया, ये बबल्स एक पॉप साउंड के साथ ये जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है, पॉप साउंड जब निकलती है तो इससे ये पता चलता है कि जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में एक्चुअली में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है और जिंक सल्फेट बना लेता है ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो ये क्या है? ये है सॉल्ट, ये है सॉल्ट और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो जब हम किसी मेटल का एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिला? सॉल्ट और H2 हाइड्रोजन गैस। अब इसी एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है अनदर एसिड के साथ, लाइक HCl, HNO3 एंड CH3COH। अब सभी के साथ आप बारी बारी से रिएक्ट करेंगे तो हम कुछ इस तरह का रिजल्ट पाते हैं। जब हमने H2SO4 के साथ किया तो भी हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिली। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तब भी जिंक क्लोराइड एज अ सॉल्ट मिलता है, ये क्या है? सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस मिली। जब हमने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तब भी हमें जिंक नाइट्रेट एज अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलती हुई मिली। जब हमने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तब भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। कार्बोनिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो भी वही प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब भी हम किसी एसिड्स का मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या कॉम्बिनेशन क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं?
सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको याद रखना है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। ओके, अब इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सारे के सारे एसिड तो रिएक्ट नहीं करेंगे, सारे के सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है, आपको याद है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, इसलिए इसने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव सब्सटेंस होगा, जैसे कि कॉपर रहता, तो वो तो इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो ये भी याद रखना है कि सारे के सारे मेटल से एसिड्स का रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। और जब भी किसी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो हमेशा हमें यही प्रोडक्ट मिलेंगे। अब आइए देखते हैं कि बेसिस के साथ मेटल का रिएक्शन करने पर क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो इसके लिए एक अनदर एक्टिविटी दी हुई है, प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब एट 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह का सेटअप तैयार करना है और उसी तरह की एक्टिविटी करनी है, बस यहाँ पे एसिड की जगह पर यहाँ पे बेस डालना है जिंक ग्रेन्यूल्स में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा। जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जिंक के साथ कराया तो सोडियम जिंकेट और साथ ही में हाइड्रोजन गैस भी मिली। तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन हो रहा है। ये सोडियम जिंकेट क्या है? सॉल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो आपने देखा कि जब हम किसी बेस का मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों एक्टिविटी आपको याद रखनी है, दोनों रिएक्शन याद रखने हैं कि जब भी हम किसी बेस का मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, और साथ ही साथ आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल। सारे के सारे मेटल से ये रिएक्शन नहीं होंगे। मेटल मोर रिएक्टिव होना चाहिए एसिड या बेस के मेटल से, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि बेस प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद रखना है ना। साथ ही साथ अभी हमने देखा कि जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और बेसिस का मेटल के साथ रिएक्शन हो जाता है। यही वजह है कि मेटल कंटेनर में हम एसिड या बेस को स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए एसिड और बेस को हमेशा ग्लास या सिरेमिक कंटेनर में स्टोर किया जाता है। ओके, अब आइए अदर रिएक्शन देखते हैं। तो इसके लिए एक अनदर एक्टिविटी दी हुई है। अब यहाँ पे मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है। इसी का अनदर नाम होता है बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट यानी कि CO3, और मेटल है तो मेटल के लिए हम यहाँ पे M लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे होगा? सोडियम कार्बोनेट है तो Na, और कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3। अब Na की वैलेंसी होती है 1, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, ठीक है। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इसे, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? Na2CO3, ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट है अगर, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CaCO3। तो जनरली हम मेटल कार्बोनेट को हम एब्रीविएट करते हैं MCO3 से, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 होता है, इसी को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम MaHCO3 लिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है, मेटल की जो भी वैलेंसी होगी उसको हम वहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है तो सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? CaHCO3 होल ट्वाइस। याद रखना है वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम इसे अप्लाई करेंगे मेटल और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या करते हैं। तो एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है? टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम एज A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक को A नाम दे देना है और एक को B नाम दे देना है। अब क्या करना है? अच्छा, B दूसरा एसिड है ना, एक में क्या करना है? आपको सोडियम कार्बोनेट डालना है और दूसरा में आपको सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें आपको HCl डालना है और इसमें है HCl और सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। दूसरा टेस्ट ट्यूब आपको लेना है जिसमें आपको डालना है HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखना है, अब ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है, इन दोनों में क्या रिएक्शन होता है। तो जैसे ही हम सोडियम कार्बोनेट में, है ना, सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें से कोई गैस निकल रही होती है। अब इस गैस, ये कौन सी गैस है, इसे हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो इस एक्चुअली में यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है, Na2CO3 प्लस HCl। इसे जब हम रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज बबल्स स्टार्ट अपीयरिंग। अब दूसरा हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम इसमें से लाइम वाटर का सॉल्यूशन पास कराते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। अब इसमें से जो गैस निकली उस गैस को हम पता करने के लिए क्या करते हैं, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच गैस थ्रू लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 2.2। अब इसमें से जो गैस निकल रही है उसे क्या करना है, उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास कराना है। तो हमने रिएक्शन के थ्रू देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम पास कराएंगे CaCO2, राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम, है ना, लाइम वाटर इसी को कहा जाता है। इसके साथ जब हम इसे पास कराते हैं तो हम देखते हैं कि ये CaCO3 का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ में वाटर भी बनता है ना। तो ये लाइम वाटर किस कलर का होता है, मिल्की कलर होता है, राइट। जब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसका कलर किस कलर में हो जाता है, मिल्की अपीयरेंस देता है हमें, है ना। तो इससे पता चलता है कि ये जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो एक्टिविटी के थ्रू कौन सी गैस निकल रही है उसका पता करने के लिए हम ये स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया कि जब हम इसमें इस एयर को, कौन सी एयर निकल रही है हमें पता नहीं है, इस एयर को जब हमने लाइम वाटर के थ्रू पास कराया तो उसका कलर मिल्की हो जाता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। अब इस ऑब्जर्वेशन से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जब हम CO2 गैस पास कराते हैं, है ना, तो वो कलर उसका मिल्की अपीयरेंस हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक्टिविटी हमने करी, राइट। लेकिन अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तब क्या होगा, इसका जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट में हम एक्सेस CO2 पास करा रहे हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये कलरलेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से इस एक्टिविटी से हमने ये देखा कि जब भी हम किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम टेस्ट कैसे करते हैं, लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर के साथ पास कराते हैं जिसकी वजह से हमें मिल्की अपीयरेंस मिलता है। उस मिल्की अपीयरेंस मिलने से हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ओवरऑल इस एक्टिविटी से कंक्लूजन हमें यही निकलता है कि किसी भी मेटल कार्बोनेट को या मेटल बाइकार्बोनेट को, इन दोनों में से किसी को भी जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमेशा हमें ये प्रोडक्ट मिलते हैं। So point to remember, metal carbonate और metal carbonate plus acid gives salt, water and carbon dioxide। इससे पहले हमने देखा कि एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना है आपको। अब बेसिस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, तो जैसे कि बेस मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब हम किसी बेस का रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी बेसिक और बेसिक के बीच में रिएक्शन नहीं होगा। हमेशा सब्सटेंस
अपोजिट नेचर का होना चाहिए। एक सब्सटेंस एसिडिक होगा तो दूसरा बेसिक होगा, ठीक है। बेसिक मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक थे, इसीलिए इसने एसिड से रिएक्ट करा। यहाँ पे बेस का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, तो बेसिक के बीच में रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट दोनों बेस से रिएक्शन नहीं करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अब आइए थर्ड रिएक्शन देखते हैं, फिर से एक एक्टिविटी के साथ समझते हैं इसे। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा, है ना। इसके लिए क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब में NaOH ले लेना है एंड उसमें 1-2 ड्रॉप डालना है फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन का, ठीक है। तो जैसे ही हम NaOH सॉल्यूशन में, हम जानते हैं कि ये क्या है, बेस है, तो बेस में जब हम फिनोल्फथालीन डालते हैं तब क्या होता है, फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि इसका कलर, इस सॉल्यूशन का कलर हो जाता है पिंक। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूशन का कलर पिंक। अब आगे क्या करना है, ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब इसमें, इस सॉल्यूशन में डालना है HCl। तो आप जानते हो कि HCl जो है वो एसिड है, तो जब हमने इसमें HCl डाला तो फिर से ये कलरलेस हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इज देयर एनी चेंज कलर, एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, यस, ये कलरलेस हो जाता है। अगेन, व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड, क्यों कलरलेस हो जाता है, इसलिए क्योंकि एसिड ने बेस के इफेक्ट को यहाँ पे नलिफाई कर दिया। बेस में फिनोल्फथालीन डालने की वजह से जो पिंक कलर आया था उस कलर को इसने डिसअपियर कर दिया। मतलब क्या कि एसिड, जब एसिड ने बेस से रिएक्ट करा तो इसने बेस के इफेक्ट को क्या कर दिया, नलिफाई कर दिया। फिर अगेन, अब इसमें ऐड करना है, फिर से NaOH ऐड करना है। अब इस कलरलेस सॉल्यूशन में जब हम फिर से NaOH ऐड करते हैं तो क्या होता है, फिर से इसका कलर जो है रीअपियर हो जाता है। फिर से हम देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि कलर रीअपियर हो जाता है। क्यों रीअपियर हो जाता है, क्योंकि एसिड की वजह से जो कलरलेस हुआ था सॉल्यूशन, उस इफेक्ट को इस बेस ने क्या कर दिया, नलिफाई कर दिया। तो इस एक्टिविटी से हमें यह पता चल रहा है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो यही कंक्लूजन है इस एक्टिविटी का कि जब हम फिनोल्फथालीन ऐड करते हैं NaOH सॉल्यूशन में तो ये पिंक हो जाता है, और फिर अगेन HCl डालने पर पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, एंड अगेन जब हम NaOH डालते हैं तो फिर से वो जो कलर है पिंक, फिर से वो रीअपियर हो जाता है। इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि in the above activity we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and the effect of an acid is nullified by a base, है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन जो हो रहा है वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, NaOH प्लस HCl, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जा रहे हैं और क्या दे रहे हैं, NaCl प्लस H2O। तो ये क्या है, सॉल्ट है, और ये क्या है, वाटर है। तो अगेन हमने यहाँ पे देखा कि एक बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें वैसा रिएक्शन जिसमें कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसे हम समराइज किस तरह से करते हैं, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। तो ये था थर्ड रिएक्शन। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, मेटालिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन बेसिस के साथ, एसिड्स के साथ। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब बताइए आपकी कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, राइट। इसे एक बीकर में लेना है ना। अब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, HCl डालना है, इसमें HCl डालना है। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में HCl डालना है। तो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा, ये कॉपर ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल, कोई भी मेटल है उसका ऑक्साइड, जैसे कि मेटल, कॉपर मेटल है प्लस ऑक्साइड तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो इस तरह का रिएक्शन है ना, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब हम किसी एसिड को, जैसे कि HCl को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, CuCl2 प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। अगेन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है।
तो जब हम किसी मेटल ऑक्साइड को जब हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अगेन हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है ना। तो इस एक्टिविटी से हमें यही कंक्लूजन मिलता है कि जब भी हम किसी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि जब हम किसी बेस का रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ तो भी हमें सॉल्ट वाटर ही मिलता है ना। और अभी हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तब भी हमें सॉल्ट और वाटर ही मिल रहा है। तो इस एक्टिविटी से, इन दोनों एक्टिविटीज से ये क्लियर होता है कि ये जो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो बेसिक होता है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो ये आपको याद रखना है, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, दैट्स वाई ये दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं। अब आप बताइए कि जब कोई बेसिक सब्सटेंस बेसिक के साथ क्या रिएक्ट कर सकता है? क्या दो बेसिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। अभी हमने देखा था मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट जो कि बेसिक होते हैं नेचर में, वो रिएक्ट नहीं कर सकते बेस के साथ। तो जस्ट लाइक दैट आप बताओ कि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन क्या बेस के साथ होगा? क्या इन दोनों में कोई रिएक्शन होगा? तो आंसर इज नो, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है। ठीक है, तो अगेन आपको एक यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। यहाँ पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? तो बेसिक होता है, इसलिए ये बेस से कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग लास्ट, अच्छा यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि क्यों रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो ये भी बेसिक और ये भी बेसिक, तो बेसिक बेसिक के बीच में रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि निगेटिव चार्ज आयन हमेशा पॉजिटिव चार्ज आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी तरह हमेशा दो निगेटिव सब्सटेंस ही आपस में रिएक्ट करते हैं। एक बेसिक होना चाहिए तो दूसरा एसिडिक होना चाहिए। एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, इसलिए मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। बेसिस आर बेसिक इन नेचर, इसलिए ये बेसिक के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग आज का लास्ट रिएक्शन देखते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेसिस का क्या रिएक्शन होगा। अब देखो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि कार्बन नॉन मेटल होता है, इसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो आपने अभी देखा कि जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे थे जो कि एक बेस है, राइट, और ये क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो अभी आपने ऑब्जर्व करा कि जब हम इन दोनों का रिएक्शन करा रहे थे तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगेन ये क्या है? सॉल्ट है एक तरह का, और ये क्या है? वाटर है। तो यहाँ पे भी हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, सॉल्ट और वाटर। तो दैट मीन्स क्या कि जब भी नॉन मेटेलिक सब्सटेंस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ हो रहा है, दैट मीन्स क्या कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है? एसिडिक है, इसीलिए रिएक्शन हो पा रहा है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं तो क्या ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे? क्या ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे? ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, तो क्या इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा? तो आंसर इज नो, इन दोनों के बीच में भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्या क्या देखा, आइए एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। बेस का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो भी सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस का हम किस तरह से टेस्ट करते हैं, कैसे पता करते हैं कि हाइड्रोजन गैस है? बर्निंग कैंडल को जब हम इसके पास ले जाते हैं तो हमें पॉप साउंड मिलता है, जिससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता कैसे करते हैं? लाइम वाटर टेस्ट करके। जब हम इसे लाइम वाटर के साथ पास कराते हैं, लाइम वाटर के थ्रू, तो
उसका जो मिल्की अपीयरेंस होता है वो हमें ये डिटेक्ट करता है कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट एंड नॉन मेटल कार्बोनेट का मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है, तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बेसिक होता है नेचर में। ओके, और बेसिक बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, दैट मीन्स कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर बेसिक इन नेचर। उसके बाद हमने देखा कि बेसिक बेस एसिड और बेस इन दोनों का आपस में जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। उसके बाद हमने देखा एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, तो मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, अगेन इसकी तरह, है ना। दैट मीन्स क्या कि ये बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ओके, बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इसलिए इनका बेस के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, राइट। तो मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। फिर हमने देखा नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड बिकॉज ये नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, और एसिड्स भी एसिडिक होते हैं, इसलिए नो रिएक्शन। और नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो अगेन सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। तो ये हमारी है जो कि आपको याद रखने हैं, ये सारे के सारे रिएक्शंस याद रखने हैं, इसी से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ओके, तो आज हमने ओवरऑल सारे के सारे रिएक्शंस को देख लिया, ये सारे की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब 2.2 शुरू करेंगे, है ना। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, उनमें क्या क्या कॉमन है। फिर हम पीएच स्केल्स को डिस्कस करेंगे, पीएच इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एसिड्स एंड बेसिस की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी समराइज करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।